एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हम 3 भाई बहन थे। भाई बहन में मैं सबसे बड़ा था और मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। मेरी अभी नई नई नौकरी लगी थी और घर के खर्च भी उतने ही थे। और इसी साल मैंने शादी की थी तो कर्ज भी हो गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा प्रेशर में हो गया था और दिन रात नाइट ड्यूटी करके कर्जा उतारने में लगा रहता और अपनी पत्नी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। दिल्ली में तो गर्मी इतनी होती है कि आदमी बेहाल हो जाता है। अब की गर्मी में सोचा कि एसी लगवा लेता हूँ और फिर इसी तरह दिन रात मेहनत करके ये किस्त भी खत्म हो जाएगी। इन्हीं सब प्रेशर की वजह से मैं हमेशा अपनी पत्नी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था और मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। प्राइवेट नौकरी में इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं होती थी कि खुलकर खुद पर या घर वालों पर खर्च की जाए, मगर थोड़ी बहुत सुविधाएं हम भी हासिल कर सकते थे। इसलिए मैंने भी जून की गर्मियों में सब घर वालों की बुरी हालत देखकर घर में एक एसी लगवा लिया था। एसी लगाने के बाद सभी घर वालों ने राहत की सांस ली। एक ही बड़े कमरे में पूरा घर बिस्तर लगाए सुकून से सोता रहता। हम घर में कुल 5 लोग थे। मेरे पापा की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। उसके बाद घर में मेरे अलावा मेरे छोटे भाई बहन भी थे। मेरी माँ, मेरी पत्नी शामिल थे। मेरी माँ ने कमरे में कालीन डलवाकर जगह सेट कर दी थी। दिन भर मैं काम पर होता था और जब रात को लौटता तो मेरे बहन भाई और माँ कमरे में मौजूद होते थे और मेरी पत्नी बाहर घर का सारा काम करती रहती थी। कुछ दिन मैंने ये सब कुछ चुप्पी से देखा, मगर फिर मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरी पत्नी के साथ नाइंसाफी हो रही है। मेरे घर वाले खुद ठंडे कमरे में रहते थे और मेरी पत्नी को बाहर गर्मी में अकेला छोड़ दिया जाता, जबकि वह काफी कम उम्र की लड़की थी। फिर भी बहुत अच्छे से सारा घर का काम काज संभाल लेती थी। मुझे हैरानी होती थी, मैं एक नजर से देखने वाला आदमी था। इस घर में इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही थी? एक दिन मैंने अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी को बुलाकर उसे कहा कि तुम दिन भर गर्मी में काम करती रहती हो, जब गर्मी ज्यादा हो तुम यहाँ एसी वाले कमरे में रहा करो, वरना बीमार पड़ जाओगी। माँ के सामने ये सब बोलने का मेरा ये मकसद था कि उन्हें लज्जित भी ना करूं और सुना भी दूं। मैं सब देख रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर तब हैरान रह गया जब मैंने अपनी पत्नी को पूरी बात कह तो दी। जल्दी से मेरी माँ ने भी मेरी पत्नी की कम अकल और जिद पर नाराज होना शुरू कर दिया था और बोली, ये ऐसे ही थोड़ी कम अकल की है। जब एसी चलाकर हम लोग कमरा ठंडा करते हैं तब उठकर सारे घर का काम समेटने लगती है। अजीब इंसान है, उसे गर्मी भी नहीं लगती। ये हमारी बात कहाँ सुनती है, कान बंद करके काम करती रहती है। वैसे मैंने अपनी पत्नी को देखा तो वह चुप से सर झुकाए बैठी थी। उसने मुझे या मेरी माँ को कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि वह इतनी कम उम्र की थी कि वह चुप रहने वाली लड़की नहीं थी। वह अच्छा खासा बोलती थी और मुझसे खूब बातें करती थी। वह अक्सर किसी न किसी बात पर बहस भी कर लेती थी। मेरी सास की मृत्यु कुछ साल पहले हुआ था, जिसकी वजह से शादी के बाद से ही मेरी पत्नी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और उन्हें अपनी माँ का दर्जा भी देती थी। मगर आज मेरी पत्नी का यूं चुप रहना मुझे खटक रहा था। मुझे लगा शायद मेरी माँ को बदतमीजी से जवाब देना नहीं चाहती थी, इसलिए उनके बोलने पर वे चुप हैं। मैं इस तरह आराम से अपनी पत्नी को देखकर कहा कि तुम्हारी जिद करने की क्या वजह है? क्या तुम्हें किसी ने कमरे में आने से रोका है, या तुम्हें लगता है कि एसी सिर्फ अपने भाई बहन और माँ के लिए लगवाया है? लगता है कि मेरे सवाल पर वे बौखलाकर मुझे देखने लगी। मेरी माँ बिल्कुल चुप सी हो गई थी। जरूर उन्हें मेरा पहला सवाल नागवारा गुजरा था, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं अपनी पत्नी की फिक्र में ये बात महसूस नहीं कर पाया था। मेरे सवाल पर मेरी पत्नी मुझसे नजरें चुराने लगी और उल्टे सीधे बहाने खड़ी करने लगे। मेरे बार बार पूछने पर मेरी माँ ने अचानक ऐसी बात कह दी कि मैं घबरा गया। मेरी पत्नी से बोली कि अगर तुम्हें हम सब के साथ एक कमरे में सोना बुरा लगता है तो हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अपनी माँ की बात से मैं परेशान हो गया और मेरी पत्नी भी घबराकर उन्हें अपनी सफाई देने लगी। मगर हैरानी की बात ये थी कि वे इतनी परेशान होने के बाद भी कमरे में सोने पर राजी नहीं हुई थी। मैं अपनी माँ को मनाने के लिए बोला, ये कमरा या फिर ये एसी सिर्फ मेरी पत्नी का नहीं, वे अगर नहीं सोना चाहती तो ना सोए, मगर वो लोग यही सोएंगे। माँ ने गुस्से से भरी नजर मुझ पर डाली और मेरे बार बार माफी मांगने पर मुस्कुरा दिया। उस बीच मेरी पत्नी उठकर वहां से जा चुकी थी। माँ को मनाने के बाद मैं अपनी जगह पर लेटा तो मुझे बार बार माँ की बात याद आने लगी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मेरी पत्नी उन सब की वजह से कमरे में नहीं सोती थी। मुझे लगा शायद ऐसे ही कोई बात हुई होगी, तभी मेरी माँ ने उसका मतलब बता दिया। मेरा ख्याल ना चाहते हुए भी अपने छोटे भाई बहन की तरफ चला गया था।
मेरा भाई भी जवान लड़का था। शायद मेरी पत्नी मेरे भाई की वजह से कमरे में सोना अच्छा नहीं समझती थी। मैं फिक्र में होने लगा। मैं दूसरा एसी ना खरीद सकता था, ना ही इतना ज्यादा बिल दे सकता था। पत्नी के कमरे में एसी लगवा देता। मैं परेशान सा अपनी पत्नी को रूठा हुआ देखता रह गया था। मुझे ये देखकर हैरानी हुई थी। मेरी पत्नी और मेरे भाई की आपस में काफी दोस्ती थी। उनका हंसी मजाक भी चलता रहता था। मेरा भाई अक्सर मेरी बहन से लड़ झगड़ कर मेरी पत्नी के साथ बातें करता रहता था। मैं उलझ कर रह गया था। आखिर मेरी पत्नी एसी वाले कमरे में सबके साथ क्यों नहीं सोती थी? मैं अक्सर जब किसी जरूरी काम के लिए कमरे से बाहर निकलकर गैलरी के तरफ जाता, मुझे अक्सर दूसरे कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। मैं पहले तो उन आवाजों पर गौर नहीं करता था, मगर फिर ऑफिस में बिजी होने की वजह से मैं घर में कम टिकता था और यूं मेरा ध्यान इन बातों से हट गया। एक दिन मैं रात को देर से घर आया और सीधा एसी वाले कमरे में जा पहुंचा। मेरी पत्नी वहां मौजूद नहीं थी और मेरा भाई भी कमरे से गायब था। मैंने कुछ देर कमरे में लेटकर आराम किया, फिर चाय की तेज चाहत होने पर उठ बैठा। मेरी माँ गहरी नींद में थी, इसलिए उन्हें उठाना अच्छा नहीं समझा। मैं कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा था, अपनी पत्नी को चाय के लिए बोल सकूं। तभी मुझे किचन में खटर पटर सी महसूस हुई। शायद मेरी पत्नी अभी भी किचन में काम कर रही थी। मैं किचन की तरफ बढ़ा तो वहां से हल्की हल्की बातों की आवाज आने लगी। मैं हैरानी से आगे बढ़कर किचन में जाकर देखा तो सामने का मंजर देखकर मुझे झटका सा लगा था। सामने मेरी पत्नी और मेरा भाई मौजूद थे। मेरी पत्नी मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से अपनी भीगी आंखें साफ करने लगी। मेरा भाई केतली से गरम गरम चाय निकाल कर कप में डालने लगा, फिर अपना एक कप उठाकर किचन से निकल गया। मेरी पत्नी मुझसे पूछने लगी, अगर मैं चाय पीना चाहता हूँ तो दूसरे कप में ले लूं। उसकी आवाज में भी भारीपन पैदा हो रहा था। मैंने ना में सिर हिला दिया और आगे बढ़कर अपने लिए खुद का चाय बनाने लगा। मेरी पत्नी चुप से एक तरफ सोच में बैठी थी। मैं उससे पूछना चाहता था, वह रात के इस पहर अगर मेरे भाई के साथ किचन में अकेली खड़ी हो सकती है तो फिर एक कमरे में सोने में क्या मुसीबत थी? मगर मैं उससे फिलहाल कोई बात नहीं कर सका था। थका हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। उसका चेहरा लाल हो रहा था और आंखें भी सुर्ख लाल और भारी हो रहा था। अगर वह ठीक नहीं थी तो इस टाइम किचन में मेरे भाई के साथ क्यों मौजूद थी? क्या समस्या थी? मगर मैं उस टाइम इतना थका हुआ था कि चाह कर भी उससे कुछ न पूछा और न बात की, और जब चाय बन जाने पर अपने सोचों से निकला तो चौंक गया। मेरी पत्नी वहां से जा चुकी थी। मैं भी अपना सर झटका और चाय पीने लगा, फिर जाकर सो गया। इस बात को कुछ दिन बीत गए थे। मेरे दिमाग से ये बात निकल नहीं रही थी। मैं उलझ रहा था। अपनी पत्नी से सबके सामने कमरे में न सोने की वजह जानना चाहता था, मगर बिजी था, इसलिए ये बात नामुमकिन हो सकी। और यूं एक दिन में जब घर में आराम कर रहा था, अचानक बिजली चली गई। उस दिन मौसम काफी अच्छा हो रहा था। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इसलिए घर वालों की नींद पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। मगर मुझे महसूस होने लगा। मैं कमरे से निकला तो सामने हमारे कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद था। मुझे अपनी पत्नी की बेवकूफी पर अब गुस्सा आने लगा था। बाहर इतना अच्छा मौसम था और कमरे को बंद किए पड़ी थी। मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई, तुम्हारी पत्नी हम सबको हैरान कर देती है। आखिर उसे गर्मी क्यों नहीं लगती? अच्छे मौसम भी कमरा बंद किए पड़ी रहती है। मैं कदम उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और दरवाजा एक झटके से खोल दिया। मेरी पत्नी हड़बड़ाकर सीधी हुई, दरवाजे की तरफ देखने लगी। मेरे हाथ में मोबाइल था, जिसकी टॉर्च की रोशनी से मैं सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया था। मेरी पत्नी घबराई हुई थी। चादर में सिमट गई और मुझे लगा मैं अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब हो रही थी। वह बंदी कमरे में इतनी मोटी चादर में दुबकी पसीना पसीना हो रही थी। उसका चेहरा इतना लाल था, जैसे छू लिया तो वो पानी से भरी आंखें मुझ पर छलक जाती। मैं आगे बढ़कर उसकी हालत की वजह पूछी तो जो उसने बताया, मैं गुमसुम सा हो गया था। मैं जो समझता था, मैं बहुत ज्यादा परवाह करने वाला इंसान हूँ और मुझसे बढ़कर कोई एहसास करने वाला नहीं। उस दिन अपनी लापरवाही पर खुद शर्मिंदा हो गया था। मेरी पत्नी बता रही थी उसे ठंडी हवाओं से एलर्जी है, जिसकी वजह से सख्त गर्मियों में भी उसे गर्म रहना पड़ता है। इसी तरह से वह ठीक रहती है और अगर उसे जरा सी भी ठंडी हवा लग जाए उसे एलर्जी होने लगती है। उस टाइम भी वो बंद कमरे में छींक छींक कर पागल हो रही थी। उसकी नाक सुर्ख लाल हो रही थी। मुझे तब अचानक सारी बात समझ आई। वह कमरे में बंद रहकर अक्सर ऐसे ही छींक रही होती थी
और जब किसी की मौजूदगी महसूस कर लेती तो छींकों की आवाज दबाने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से उसका नाक और गला दोनों ही बैठने लगता था। मैं अक्सर उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता था, मगर कभी मैंने अपनी पत्नी से जाकर उसकी हालत नहीं पूछी थी। उसका एसी वाले कमरे में ना सोना मुझे उलझाकर रख दिया था। इस उलझन में मैं हर दिन परेशानी से गुजर रहा था, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा शायद उसे कोई परेशानी हो जिसकी वजह से मजबूरन गर्मी की दोपहरी में दूसरे कमरे में पड़ी रहती है। मुझे याद आया उस रात मेरी पत्नी की ऐसे ही कुछ हालत थी जब मेरा भाई उसे काली चाय बनाकर दे रहा था। शायद वह भी मेरी पत्नी की हालत को जानता था, मगर एक मैं ही था अब तक अनजान था। मेरी पत्नी मेरे पूछने पर भी मुझे कभी कुछ नहीं बताती थी। मैंने हैरानी से ये बात अपनी पत्नी से पूछी तो वह शर्मिंदा से सर झुका गई। शायद कोई वजह थी, उसने मुझसे अपनी समस्याएं छुपाती थी। मैंने उठकर पहले उसे दवाई दी और गर्म पानी पिला दिया। जब उसे कुछ आराम आया तो मैंने डरते हुए उसे देखा और बोला कि अगर मुझे पहले ये तुम बात बता देती तो मैं इलाज करवाता। मैं उसे इतना बुरा इंसान लगता था जो उसकी बीमारी की परवाह न करता। मेरी बात पर मेरी पत्नी सर झुकाकर कहा कि मैंने इसलिए छुपाया था कोई मुझसे गुस्सा ना हो जाए, मैं बीमार हूँ और सबको मुश्किल में डाल दूंगी। अपनी पत्नी की बात पर मुझे झटका सा लगा था। मैं उस पर नाराज होने लगा। वो हमें इतना गलत समझती थी, अपनी परेशानी से अकेली लड़ती रहती मगर हमें अपनी परेशानी ना बताती। मेरी बात पर बोली कि वह अपनी माँ के साथ ऐसा होता देख चुकी है, इसलिए उसे लगा वह भी यही सब झेलने वाली है। तब उसने मुझे अपनी मरी हुई माँ के बारे में बताया। मेरा दिल गमों से भर गया, मैं गम में पड़ गया। वह बता रही थी मेरी माँ को भी ऐसे ही एलर्जी की शिकायत रहती थी। वह सारा दिन घर के काम करती और उनकी तबीयत भी ठीक न थी और ना ही उनका इलाज करवाया जाता, न ही वो परहेज कर पाती। उल्टा उनका मर्ज बढ़ता चला गया। ससुराल वालों ने उसे बीमार देखकर उसको परेशान करना शुरू कर दिया। मेरी दादी उनसे उलझन खाने लगी और हर वक्त गुस्सा रहती थी। मेरी माँ खाने पीने की चीजों पर भी छींकती फिरती थी। मेरी माँ की मजबूरी थी, वह पानी में भरी आंखें लिए काम करती रहती थी। ससुराल में मौजूद नंदे उनकी सास काम करने को तैयार नहीं थी, मगर मेरी माँ पर काम के लिए सर पर सवार रहती थी। ऐसी बीमारी में भी मेरी माँ को बातें सुनाई जाती थी और कहा जाता अपने मुंह पर कपड़ा बांध कर रखा करो ताकि घर में दूसरों को एलर्जी ना हो और हम तुम्हारी बीमारी का शिकार ना बने। मेरे बाप ने मेरी माँ को सख्ती से अपने मुंह पर कपड़ा लपेट कर रखने की धमकी दी ताकि उसकी छींक खाने पीने की चीजों तक ना पहुंचे। हर वक्त चेहरे पर कपड़ा लपेट कर रखने की वजह से मेरी माँ को गर्मी की वजह से मुंह पर दाने भरे रहते थे। शायद वह अपनी बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहती थी। मेरे पापा, मेरी दादी, मेरी बुआ मेरी माँ की बीमारी को इग्नोर करके वे घर का सारा काम करवाते थे, साथ में बातें भी सुनाते थे और घर के काम करने के बाद उन्हें किसी के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। वे अकेली पड़ी रहती और जहाँ वे जाती वे सब वहाँ से उठकर चले जाते और कहते इसकी बीमारी हमें भी लग जाएगी। शादी ब्याह मिलना जुलना होता तब भी मेरी माँ को एक साइड में कर दिया जाता ताकि उसकी वजह से सबका मिजाज खराब ना हो जाए। मेरी माँ की एलर्जी बहुत ज्यादा होती जा रही थी। छींकते रहने से उनका गला खराब हो गया, उनका खाना पीना मुहाल हो गया था। उन्होंने जब मेरे बाप से अपनी बीमारी का बताया तो इलाज करवाने के लिए कहा तो मेरा बाप गुस्सा होने लगता और लड़ने लग जाता। तुम जैसी बीमार औरत से शादी करके मैं जलील हो गया हूँ और लोगों से तुम मिलने के काबिल भी नहीं हो। मेरी माँ के दाने भरे चेहरे से घिन करके सब अपना मुंह फेर लिया करते थे। घर में किसी को भी कभी नजला या जुकाम होता था, उसका इल्जाम मेरी माँ पर धर दिया जाता था, यही सबको बीमार कर रही है। मेरी माँ का जिस्म हर वक्त तपता रहता था और वे चुप चुप कर अपनी सास और नंद की जुकाम वाली दवाई उठाकर खाती ताकि उन्हें आराम आ सके। समस्या बढ़ते बढ़ते उनके दिमाग तक जा पहुंचा। उनका दिमाग कमजोर होने लगा और उनकी आंखों की रोशनी भी जाने लगी। ऐसे ही उल्टे सीधे घरेलू दवाई खाने की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई। पहले तो उनकी बीमारी को ड्रामा समझकर नजरअंदाज किया गया, क्योंकि उस दिन घर में बड़ी बुआ और उनके ससुराल वाले की दावत थी। मेरी दादी गुस्सा होने लगी कि मेरी माँ काम से बचने के लिए ऐसा कर रही है, मगर जब भी मेरी माँ ऐसी हालत में पड़ी रहती तो मेरी माँ की बेइज्जती करते हुए मेरी दादी छोटी बुआ ने मुझे साथ में लेकर खुद मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी और साथ साथ मेरी माँ को भी बातें सुनाने लगी। मैं समझदार थी और अपनी माँ की बीमारी को अच्छी तरह समझती थी। मेरा दिल उनकी बीमारी को देखकर खून के आंसू रोता था। मुझे भी अपनी माँ की तरह कभी भी एलर्जी का शिकायत हो जाता था, मगर मुझे हर बार दादी दवाई देकर
ठीक कर दिया करती थी और वह दवा खोज खोज कर थक जाती, मगर मुझे कुछ समझ न आता था कि आखिर वे कौन सी दवा देती थी जिसे मेरी दादी मेरा इलाज कर रही थी। मैं वह दवा खिलाकर अपनी माँ का इलाज करना चाहती थी, मगर मैं नाकाम रही। उस दिन मेहमान आए तो पूरा घर मेहमानों के साथ लगा हंसता खेलता रहा। मैं और मेरी माँ के पास बैठी रोती रही, क्योंकि मेरी माँ अब बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। मेरे पापा काम से लौटे तो काफी देर हो चुकी थी। मैंने अपने बाप की विनतियां करते हुए उनके सामने हाथ जोड़ दिए, मेरी माँ का इलाज करवाइए ताकि वो बच जाए। मेरा बाप मेरी माँ को कोसता हुआ अस्पताल ले गया। फिर घर बैठकर मैं भगवान से प्रार्थना करती रही। मुझे डर लग रहा था मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। मेरी दादी मुझे तसल्लियां देती रही, मुझसे बोलती रही कि तेरी माँ ने ड्रामा किया है, वह जब आएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे खाना खाने के लिए राजी कर रही थी, मगर मेरे गले से निवाला नहीं उतर रहा था। मैं जानती थी मेरी माँ के बचने का कम चांस है, वह कभी ड्रामा नहीं कर सकती थी। वह तो खुद बीमारी से लड़ रही थी, तब भी आंसू भरी आंखों के साथ काम करती रहती थी। और जब मैं अपनी दादी और बुआ पर गुस्सा होने लगती तो मेरी माँ मुस्कुराकर मुझे कहती, ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, सास अगर माँ बन जाए तो फिर उसे सास कौन मानेगा। मेरी माँ के इस बात से मुझे ससुराल के नाम से बहुत डर लगता था। मैं सारा टाइम डरती रहती थी। मेरा डर सच साबित हो गया। मेरा बाप जब वापस लौटा तो उनके साथ एम्बुलेंस में मेरी माँ की लाश थी। वह अपनी एक आम सी एलर्जी से लड़कर मर चुकी थी। मेरी चीखों से पूरा घर गूंज उठा था। मेरी दादी और बुआ पहली बार चुप हो गई थी। मैं तड़प तड़प कर चीख रही थी। मुझे अपनी माँ की मौत से ज्यादा इस बात का गम था। वह सिर्फ एक बीमारी की वजह से सारी उम्र जलील हो रही थी, उसकी कदर नहीं की गई। वह तब अस्पताल पहुंची जब मर चुकी थी। मेरा बाप सामने आया तो मैंने उनका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने चीख चीख कर कहा, वे सारी जिंदगी मेरी माँ को तंग होता देखते रहे, उनकी बीमारी को नाटक समझते रहे, मगर कभी इलाज करवाने की कोशिश नहीं की। मैं सवाल कर रही थी कि माँ बहनों का ख्याल रखने वाले मर्द अपनी पत्नियों के लिए ऐसे पत्थर दिल क्यों बन जाते हैं? क्या पत्नी इंसान नहीं होती? तुम लोगों की गुलाम या बेजान गुड़िया होती है जिसे इतने बुरे हाल में देखकर सिर्फ अपना काम निकलवाया जाता है। मैंने घर में आए मेहमानों का लिहाज भी नहीं किया। माँ की ऐसी मौत ने मेरी आवाज छीन लिए थे। मेरे सवालों पर घर में आए हुए मेहमान ध्यान देने लगे तो मेरी दादी और बुआ मुझे खींचकर एक कमरे में ले गई और सबसे कहने लगी, माँ की मौत ने मुझे पागल कर दिया है। ये सच था। हाँ, मैं पागल हो चुकी थी। माँ की अर्थी और 13वीं के बाद भी मैं हर टाइम ऐसी बातें करती और चीखती चिल्लाती। फिर धीरे धीरे मेरे गम ने मुझे गुमसुम बना दिया था। मैं एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। मेरी एलर्जी भी अब बढ़ती जा रही थी। मेरे बाप ने मेरा इलाज करवाने की कोशिश की। मैंने साफ मना कर दिया और उनसे बोली कि मैं अपनी माँ जैसी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, ताकि उन्हें एहसास हो कि उनकी बेटी पर जब यह हाल गुजरेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। और पत्नी भी तो किसी की बेटी होती है। मेरे घर वाले मेरे जिद और पागलपन से तंग आ गए थे। पहली फुर्सत में अच्छा रिश्ता ढूंढकर कम उम्र में ही मुझे ब्याह दिया गया। मेरा बाप जब मायके में जाती तो फिक्र से सवाल करता कि सब मेरा ख्याल रखते हैं ना या नहीं। शादी के बाद मेरी सोच अपनी माँ वाली थी कि ससुराल बुरा होता है, मगर यहाँ जब सास ने माँ जैसा प्यार दिया और नंद बहन की तरह बातें करती और ख्याल रखती तो देवर भाइयों की तरह फिक्र करता, तो मेरी सोच बदलने लगी थी। मेरा नसीब अपनी माँ से अलग था, मगर फिर भी मुझे डर लगता था। शायद सब इसलिए अच्छे हैं मेरी एलर्जी के बारे में कोई नहीं जानता। मुझे डर लगता था अगर मेरी बीमारी की बात खुली तो मेरी माँ की तरह मुझे भी सबसे अलग कर दिया जाएगा। मेरी पत्नी अपनी माँ की दास्तान सुनाकर सर झुका गई थी। मेरी आंखें अपनी सास की दास्तान सुनकर बिल्कुल भर आई थी। मुझे अपने घर वालों पर फक्र होने लगा था। मेरे भाई को जब मेरी पत्नी की हालत का पता चला तो उसका ख्याल रखने लगा था और दवाई भी लाकर देता था। मेरी पत्नी के मना करने पर उसने हम सब के सामने कोई बात नहीं की थी। मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले गया। मेरी माँ और बहन को पता चला तो वह भी मेरी पत्नी का ख्याल रखने लगी और पहले से बढ़कर ध्यान देने लगी। ठंडी हवाओं के चलते ही मेरी माँ को पहली फिक्र मेरी पत्नी की होने लगी थी। मुझे खुशी थी कि हम बीमारी को जुर्म नहीं समझते। अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अंदर ही अंदर सहन करने के आदी होते, चाहे रोए हो या तकलीफ में हो, किसी को खबर नहीं होने देते। खबर हो जाए तो उन पर जिंदगी नर्क बनाकर रख दी जाती है। मेरी सबसे यही विनती है, किसी की बीमारी से घिन ना करें, उसकी साफ सफाई और इलाज का ध्यान जरूर रखें। बीमारी तो किसी को भी लग सकती है। भगवान हम सबको इस तरह के बीमारी से बचाए
और उनका ख्याल रखे, उनकी बीमारी को उनका जुर्म ना बनाए। वह तो पहले ही तकलीफ से दो चार होते हैं, इस पर हमारे व्यवहार उन्हें और भी बेमौत मार देते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।